कि ये पूरी एएसआई रिपोर्ट मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से की गई है। ये पूरी एएसआई की जो एक्सरसाइज है, सर्वे है, इसमें कोई डिगिंग नहीं हुई है, कोई खुदाई नहीं हुई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि यहाँ का धार्मिक चरित्र नहीं बदलना चाहिए, मतलब आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते स्ट्रक्चर के साथ। तो एएसआई ने जीपीआर सर्वे, जो बात हम बराबर कहते चले आ रहे थे, जीपीआर सर्वे, अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स, एक्सरे रेडार, इन सब का उपयोग किया है यहाँ पे। और ज्ञानवापी में भी जीपीआर सर्वे मांगा था। हाँ, और हुआ भी था, ज्ञानव्यापी में जीपीआर सर्वे हुआ भी था। और एक अमेरिकन ने इसकी कार्बन डेटिंग की थी और ये पाया था कि ताजमहल शाहजहां से 300 साल पहले बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये पूरी ताजमहल की जब बात होती है तो एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है कि अच्छा, ताजमहल के लिए भी ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो इंडिया की इतनी बड़ी हेरिटेज है और ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ये इसको तोड़ना चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी सर, यहाँ पे कोई किसी चीज को तोड़ना नहीं चाहता है। हम उसका रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन करना चाहते हैं। अगर ताजमहल के अंदर आज भी ऐसे कमरे हैं जिसमें शिवलिंग है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो उन 27 कमरों को जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से सबके सामने खोला जाए। मेरा पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन का अगर जस्टिफिकेशन हिस्टोरिकल रॉन्ग है, तो मंदिरों को जो तोड़ा गया, जो मंदिरों के साथ पूरे समाज के साथ अत्याचार किया गया, उस हिस्टोरिकल रॉन्ग के लिए कोई रेमेडी क्यों नहीं? नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी। तो स्वागत कर रहा हूँ विष्णु जी का, और बधाई भी देना चाहता हूँ विष्णु जी को, क्योंकि भोजशाला का, धार में जो भोजशाला माता सरस्वती का, वाग्देवी का जो मंदिर है, उसकी एएसआई की रिपोर्ट आ गई है। और एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ भी विष्णु जैन जी कह रहे थे, वो उसका कंफर्मेशन हो गया है, उसकी पुष्टि हो गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइबर बटन है, उसको दबा दें और बेल आइकॉन दबा लें। अब मैं चलता हूँ विष्णु जी के पास सीधे। स्वागत है आपका विष्णु जी, जयपुर डायलॉग्स सर में एक बार नमस्कार। पुनः। तो आपको और हरिशंकर जी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई कि आपने जो भोजशाला में जो रिट दायर की थी, और उस रिट के अनुसरण में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसकी सर्वे रिपोर्ट आ गई। ये सर्वे रिपोर्ट तो शायद पहले ही आ गई थी, अब पब्लिक हुई है। नहीं सर, पहले ही पब्लिक हो गई थी। जुलाई 2024 में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी और तभी ये सबके साथ उपलब्ध थी। जो कंसर्न पार्टी थे उनको कॉपी दी जा चुकी थी एएसआई द्वारा। ये एएसआई का एफिडेविट है जुलाई 2024 का। इसमें मैं बताना चाहता हूँ एक शॉर्ट सी बात। लेकिन ये इस समय क्यों चर्चा में आ रही है? अगर एक्चुअली इतने बात समय पहले। ऐसी हुई कि ऐसी बात, इसका बैकग्राउंड ये है, इसका पूरी जो एक बैक स्टोरी है वो ये है कि भोजशाला के केस में हमने जो सिविल एक रिट पिटिशन फाइल की थी इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। जब वो रिट पिटिशन दाखिल की गई थी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से, जिसमें हमारी बहन रंजना अग्निहोत्री और अलग अलग अन्य लोग उसमें पार्टीज थे, आशीष गोयल वहां के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, तो इन सारे लोगों की तरफ से जब रिट याचिका दाखिल की गई थी, तो इस रिट याचिका में जो एएसआई का ऑर्डर है 7 अप्रैल 2003 का, उस आदेश को चुनौती दी गई। और 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर जो एएसआई का है वो ये कहता है, मैं आपको एग्जैक्ट वर्बेटम बता दे रहा हूं, कि इस भोजशाला धार मध्य प्रदेश के परिसर में मंगलवार को हिंदू समाज के लोग यहाँ पे पूजा करेंगे और इसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उस आदेश में यह भी लिखा गया कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज के लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं। अब हुआ ये कि बसंत पंचमी इस बार पड़ गई फ्राइडे को, 23 जनवरी को। तो अब ये एक बस बात रखिए, ये बात अपने जहन में रखिएगा, उसके बाद मैं आगे अपनी पूरी बात रख देता हूं। तो इस आदेश को 7 अप्रैल 2003 के आदेश को हमने इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में 11 मई 2022 को इसमें नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को, एएसआई को, और कहा था अपना जवाब दाखिल करें। उसके बाद इस मामले में सुनवाई चली, धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा
और अल्टीमेटली हमने अपनी रिट याचिका में एक एप्लीकेशन दी सीपीसी के तहत और एएसआई एक्ट के तहत, एएसआई एक्ट 1958 के तहत, जिसमें हमने ये कहा कि भोजशाला का धार मध्य प्रदेश में जो भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, परिसर है, उसका धार्मिक चरित्र निर्धारित किया जाए, धार्मिक चरित्र निर्धारित किया जाए। और ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब की ये खंडपीठ थी, उन्होंने इसमें डिटेल्ड सुनवाई की और 11 मार्च 2024 को उन्होंने एक हिस्टोरिकल निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत यहाँ पे रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन किया जाए एएसआई द्वारा, और उसके बाद एएसआई का सर्वेक्षण यहाँ पे शुरू हुआ। 99 डेज का एएसआई ने यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट किया। जब ये 11 मार्च 2024 का आदेश इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित किया गया था, तो उस आदेश के खिलाफ, उस आदेश को चुनौती दी गई मुस्लिम पक्षकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस रिपोर्ट की कार्रवाई में, इस रिपोर्ट के अनुसार, इन फर्दरेंस ऑफ दिस रिपोर्ट, अभी हाईकोर्ट आगे प्रोसीड नहीं करेगी और इस मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो बैच पिटिशन यहाँ पे चल रही है, जिसमें मैंने और अलग लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रखा है, उससे कनेक्ट कर दिया भोजशाला के मामले को। उसके बाद मामला स्टे पड़ा रहा क्योंकि हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ नहीं पाई। रिपोर्ट ऑलरेडी जुलाई 2024 में हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की जा चुकी थी, कॉपी उपलब्ध कराई जा चुकी थी। इनफैक्ट वो रिपोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उस रिपोर्ट के काफी अंश और उसकी फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखे थे, उसकी बातें रखी थी। इन द मीन टाइम उसके बाद ये मामला हाल फिलहाल में, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 23 जनवरी को फ्राइडे था और उस दिन बसंत पंचमी भी पड़ रही थी, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लगाई क्योंकि आज बसंत पंचमी है और हमें यहाँ पे कंप्लीट पूजा का मौका दिया जाए, और ये बात हम हाईकोर्ट में भी जाके नहीं कह सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे की जा चुकी है, मामला यहाँ पे लंबित है, इसलिए हमें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। और क्योंकि 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, जहां पे पारंपरिक ढंग से सदियों से हिंदू समाज के लोग अखंड पूजा वहां पे करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पूजा पाठ का आदेश दिया जाए और उस दिन वहां पे कोई और रिलीजियस गतिविधि किसी और धर्म की ना हो। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को, एक दिन पहले ठीक सुनवाई पाया, तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी साहब, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल और सारे लोग यहाँ पे पेश हुए और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अखंड पूजा का आदेश दिया और ये भी कहा कि वहां पे एक छोटा सा एरिया ईयर मार्क कर दिया जाए जहां पे वो अपनी नमाज पढ़ सके, और वो संख्या वो लोग बताएंगे जिस संख्या में वो अपनी नमाज करना चाहते हैं, कितने लोग करना चाहते हैं। जब ये सारे आदेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उस समय एक बात रखी गई सारे पक्षकारों द्वारा कि बेहतर ये होगा कि इस मामले को वापस हाईकोर्ट भेज दिया जाए, और क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी है जुलाई 2024 में ही, तो ये रिपोर्ट के खिलाफ जिसको कोई ऑब्जेक्शंस देना है, सजेशन देना है, रेकमेंडेशन देना है, ओपिनियन देना है, वो सारी बातें हाईकोर्ट के सामने कहें। हाईकोर्ट सारे पक्षों को सुनने के बाद इस मामले को फाइनली डिसाइड कर दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को ऑर्डर दिया और जो भोजशाला से संबंधित जितनी एसएलपी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको निस्तारित कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट इस मामले को डिसाइड करे। अभी हाईकोर्ट में मामला इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लगा था और इस मामले में अब अगली तारीख 16 मार्च निर्धारित की गई है और इंदौर बेंच ने सारे पक्षकारों को अपना ऑब्जेक्शन, सजेशन, रेकमेंडेशन, ओपिनियन देने को कहा है अगेंस्ट दिस एएसआई रिपोर्ट, और फिर इस मामले की फाइनल हियरिंग के लिए निर्धारित किया जाएगा 16 मार्च के बाद। जो भी एएसआई रिपोर्ट में से तो रिलीजियस कैरेक्टर निकल ही आया है, क्योंकि उन्होंने इसमें कहा है कि ये साहब ये मंदिर के भग्नावशेषों से बनाई गई है, जो कमाल मौला मस्जिद है वहां पे, जो जिसको ये जी क्लेम करते हैं। देखिए, बड़ा एक मतलब एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस पूरी एएसआई रिपोर्ट के बारे में कि ये पूरी एएसआई रिपोर्ट मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से की गई है। ये पूरी एएसआई की जो एक्सरसाइज है, सर्वे है, इसमें कोई डिगिंग नहीं हुई है, कोई खुदाई नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि यहाँ का धार्मिक चरित्र नहीं बदलना चाहिए, मतलब आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते स्ट्रक्चर के साथ। तो एएसआई ने जीपीआर सर्वे,
जो बात हम बराबर कहते चले आ रहे थे, जीपीआर सर्वे, अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स, एक्सरे रेडार, इन सब का उपयोग किया है हाँ, यहाँ वो पे। और ज्ञानवापी में भी जीपीआर सर्वे मांगा था। हाँ, और हुआ भी था, ज्ञानव्यापी में जीपीआर सर्वे हुआ भी था। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है जहां पे ये दिखाया जाता है कि कैसे मॉडर्न साइंसेस के हिसाब से जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो जब यहाँ पे एएसआई ने यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको मैं पढ़ के सुनाना भी चाहता हूं। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट में जो उनकी ब्रीफ फाइंडिंग्स है, उसके पैराग्राफ 50 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पैराग्राफ 50 में एएसआई ने कहा है कि वर्ष नंबर 17 और 18 जो है, ये इंस्क्रिप्शन है खिलजी किंग महमूद शाह का, और ये डेट बैक करता है हिजरी 1859 को, जो कि 1455 सीई हो गया। और उसमें उन्होंने बताया है कि एंड, अब मैं इसको एज इट इज वर्बेटम पढ़ के सुना देता हूं, कोट अनकोट में। वर्स नंबर 17 and 18 of the inscription of Khilji King Mahmud Shah dated to AH 859 1455 CE and fixed on the gateway of tomb of Abdullah Shah Changal at Dhar, Epigraphia Indo-Muslimica 1909-10 mentions at paragraph 17, this brave man reached from center of religion in this old monastery with crowd of people together, destroyed the effigies of idols, made this temple into mosque violently। मतलब ये इंस्क्रिप्शन कह रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेव आदमी आया, खिलजी महमूद शाह, और इसने हिंदुओं की मंदिर को, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया और एक वायलेंटली, क्रूअल ढंग से उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। ये है इतिहास भोजशाला का। इसके बाद एएसआई ने जब यहाँ पे सर्वे किया, तो एएसआई ने पाया कि जो पिलर्स हैं, ये जो पूरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, एक हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था। कैसे यहाँ पे भगवान गणेश की, ब्रह्मा जी की, नरसिम्हा देवता की, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के चित्र और उनकी चीजें यहाँ पे अंकित है, मेंशन्ड है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एएसआई ने सर्वे में ओम सरस्वते नमः, ओम नमः शिवाय, ये अलग अलग जगह इन सारी चीजों पे पाया। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अध्ययन के रूप में, एक आध्यात्मिक रूप से, एक हिस्टोरिकल रिसर्च के रूप से, एक साइंटिफिक स्टडी के रूप से, ये 2000 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट एएसआई ने कोर्ट के समक्ष जुलाई 2024 में दाखिल की थी। और मुझे ऐसा लगता है प्राइमा फेसाई इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कि एएसआई ने इसका धार्मिक चरित्र निर्धारित किया है। सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत, और 7 अप्रैल 2003 का आदेश, अब उसको हटना पड़ेगा और यहाँ पे अखंड रूप से हिंदू समाज को पूजा पाठ का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी जो कवायद है वो ऑनरेबल इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही। जी, तो ये तो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है, तो इसके लिए एक बार पुनः आपको और हरिशंकर जी को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा को आपने और भी जो फाइल कर रखी हैं, उनमें जो मुख्य चर्चा हम लोगों ने स्वयं कई बार की है, वो मथुरा की और आपकी काशी की जो है उसकी बात कई बार हो चुकी है। और अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मथुरा का और इसका रोक लिया, हालांकि मथुरा रुकना नहीं चाहिए था, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं था, फिर भी रोक दिया गया। इसके अलावा आपके जो 4 मुख्य जो मेरे ध्यान में है जो और चल रही हैं, वो एक तो कुतुब मीनार की और वो कुतुल इस्लाम मस्जिद की उसकी चल रही है दिल्ली वाली, एक ताजमहल की चल रही है, एक लक्ष्मण टीला और टीले वाली मस्जिद की चल रही है, और अभी आपने एक अदीना मस्जिद जो बंगाल में है उसका भी आपने फाइल की है रिट। जी जी। तो मैं आपसे थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये ताजमहल के पीछे क्या है और ताजमहल के नीचे क्या है? जी, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बस थोड़ा-सा एक बात कहना चाहता हूँ कि काशी और मथुरा के केस में कोई स्टे नहीं है। काशी में भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से कोई स्टे नहीं है, मथुरा में भी नहीं है। पर एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। एक्चुअली हुआ ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और ये मैंने रिट याचिका जुलाई 2020 में
सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में नोटिस जारी किया, और नोटिस जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने अभी तक उसमें जवाब दाखिल नहीं किया। 6 साल हो गए। अब इन द मीन टाइम उसमें जमायत उलमा हिंद ने याचिका लगाई संभल के केस के बाद कि ये सारे केसेस जो हैं इस पे रोक लगा दी जाए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से बेंच कॉन्स्टिट्यूट की, और 12 दिसंबर 2024 को बिना किसी पक्षकार को सुने, ना काशी के ना मथुरा के, और ये बात मैं भी जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात सॉलिसिटर जनरल ने भी कोर्ट में आर्गुमेंट के दौरान कही थी कि जो रेलेवेंट पार्टीज है उनको अभी तक सुना भी नहीं गया है। और 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक एक्सट्रीम जुडिशियल ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं इसमें कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं होगा। जो वर्ड उन्होंने यूज किया है वो कहा है इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं होगा, और कोई भी सर्वे का आदेश नहीं दिया जाएगा इन सारे पेंडिंग केसेस में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब इस मामले की जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक अभी आप इन सारे सूट्स में अभी कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं पास करेंगे। तो दो स्थिति सुनवाई है कर सकते हैं, कि सुनवाई कर अभी सकते हैं। सुनवाई कर सकते हैं आप, पर आदेश इफेक्टिव ऑर्डर क्या होगा ये थोड़ा सा एक वेगनेस है। तो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, एज अ मैटर ऑफ जुडिशियल प्रूडेंस, इसीलिए काशी का केस अभी हम परस्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट से एक बार क्लैरिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद हम काशी के केस में आगे बढ़ें। मथुरा के केस में भी ट्रायल प्रॉपर चल रहा है इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में, पर वही बात है, अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो एक पक्ष ये कहता है कि इफेक्टिव ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, हम कहते हैं कि इफेक्टिव ऑर्डर नहीं है। तो बेहतर होगा कि सारी जुडिशियल कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए इस इंटरिम ऑर्डर को ही वेकेट किया जाए, क्योंकि किसी को भी आप केस फाइल करने के लिए नहीं रोक सकते। इस 12 दिसंबर के ऑर्डर में यह भी लिखा है कि अगर कोई नया केस फाइल किया जाएगा तो वो दर्ज नहीं होगा। बी दैट एज इट में, तो इसके वेकेशन के लिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 2025 को स्टे वेकेशन एप्लीकेशन लगाई हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे आने वाले समय में उसकी सुनवाई होगी। अब आ जाते हैं, जी। आपने जो बात पूछी ताजमहल के ऊपर, तो मैं ताजमहल आपको के बताना चाहता हूं कि ताजमहल से संबंधित मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, स्वर्गीय श्री लेट नेमचंद जैन जी, वो आगरा में पोस्टेड भी थे एज जुडिशियल ऑफिसर, और मेरे पिताजी भी काफी यंग थे, छोटे थे, बच्चे से थे। तो उन दोनों ने ताजमहल को उस जमाने में 1960 62 की मैं बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने स्वयं ताजमहल में वो नीचे गए थे, क्योंकि आज तो बंद हो गया है, पर पहले सब लोग वहां पे नीचे जा सकते थे। तो उन्होंने वहां पे वो जगह देखी है जहां पे उन्होंने स्वयं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखी हैं। बी दैट एज इट में, ये एक वर्जन हो सकता है, हिस्टोरिकल रिसर्च की बात भी मैं रख लेता हूं। तो ताजमहल हमारे जहन में था, मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब के जहन में था, और ये था कि यहाँ पे जो अन्याय हुआ है इसके लिए लड़ाई लड़नी है, इसके लिए बात उठानी है। तो ताजमहल की हमने काफी इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च की, और पीएन ओक साहब को हम सारे लोग जानते हैं। पीएन ओक साहब ने इसमें काफी एक किताब लिखी है, उन्होंने पिटीशन भी दाखिल की थी, पर उनकी पिटीशन खारिज कर दी गई थी। अलग अलग जो भी ग्राउंड्स हो सकते हैं उसको ये कह के कि आप हिस्टोरियन नहीं है, वो गलत है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वीएस गोडबोले साहब हैं, वो आजकल इस तो ये भी समय चल रहा है ना कि साहब हिस्टोरियन कौन है? हाँ, हिस्टोरियन कौन। ये लोग जो तो हैं ये ये कौशाम्बी जी थे ना, जो बड़े भारी हिस्टोरियन माने जाते थे, जो आपके जी, अयोध्या में भी उनकी तरफ से पेश हुए थे, टीडी जी, कौशाम्बी। वो जी, जी, उनकी डिग्री मैथ्स की है, लेकिन उनको लेफ्टिस्ट बड़ा हिस्टोरियन मानते हैं। और जी, विक्रम जी, जी, संपत, जिसकी डिग्री है, पीएचडी है, और हाँ, रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी का मेंबर है, उनको हिस्टोरियन नहीं मानते। तो जिसको नहीं लेफ्ट मानते, कह दे वो हिस्टोरियन है, जिसको नहीं कहे वो वो नहीं है। हिस्टोरियन जो उनके नैरेटिव को सूट करे वही हिस्टोरियन है। हुँ। तो पीएन ओक साहब ने काफी अच्छा इसमें काम किया था पूरे समाज के लिए। एक वीएस गोडबोले साहब हैं, वो इस समय लंदन में रहते हैं, उन्होंने भी इसमें काफी एक्सटेंसिव रिसर्च और बुक लिखी है, और अभी रिसेंटली भी काफी किताब लिखी गई हैं, जिसमें जो हामिद लाहौरी की बादशाह नामा है उसका भी हुँ। सही ट्रांसलेशन किया गया है, कि उसमें जो ट्रांसलेशन में जो गलतियां की गई थी वो सारी बातें भी आई। अब मैं कुछ मिथ और बहुत अथॉरिटी से, बहुत जिम्मेदारी से आपके प्लेटफॉर्म पे ब्रेक करना चाहता हूं, और चैलेंज करता हूं किसी को भी कि वो आए और इस बात को सिद्ध करें। सबसे पहला मिथ
कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया और 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए। ये स्टोरी सुनाई जाती है और ये प्यार की निशानी है। तो सबसे पहला मिथ इसको जरा साबित किया जाए, ये जो किंवदंती है, ये जो मिथ चल रही है, इसका क्या हिस्टोरिकल बेसिस है। पॉइंट नंबर 1। अब हमने जो रिसर्च की उसमें हमने ये पाया कि ताजमहल की कार्बन डेटिंग की गई थी और एक अमेरिकन ने इसकी कार्बन डेटिंग की थी और ये पाया था कि ताजमहल शाहजहां से 300 साल पहले बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें मैं आगे एक बात और बताना चाहता हूं कि ताजमहल को प्यार की निशानी कहा जाता है। तो जो मुमताज महल है वो पहले बुरहानपुर में बरी की गई थी, जो यहां से 400 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद फिर यहाँ पे उनकी आर्टिफिशियल ग्रेव बाद में लाके रखी गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताजमहल एक वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है। ताजमहल में एक ऐसी लकड़ियों का उपयोग हुआ है जो लकड़ियां पानी में, क्योंकि ये यमुना का रिवर बेड है, और ऐसी लकड़ियों का यहाँ पे उपयोग किया गया है कि जो पानी में जितना ज्यादा रहती है उतनी ज्यादा मजबूत होती है। तो इस्लाम में अगर आप कोई भी इस्लामिक अगर मुसोलियम देखेंगे तो इट हैज टू बी सुपुर्दे खाक। एज पर इस्लामिक लॉ इट हैज टू बी सुपुर्दे खाक। तो ये तो पानी के ऊपर बना हुआ मॉन्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पे सुपुर्दे खाक तो हुआ ही नहीं है। तो ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी जो ये बता रहे हैं कि एक मुसोलियम है, ये टोटल गलत फैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। अब ताजमहल कैसे एक शिव मंदिर है, शिवालय है, इसके लिए बहुत सारे प्रमाण हैं और वो प्रमाण आज भी ताजमहल के अंदर छुपे हुए हैं उन 27 कमरों में, जिनको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ताजमहल को सामने से जाके देखेंगे, तो अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पे उदाहरण से समझाऊं कि सामने से ये स्ट्रक्चर इतना दिखता है, पर अगर आप ताजमहल के पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको ताजमहल बहुत गहरा दिखेगा। पीछे की जो दीवार है काफी गहरी दीवार है। तो हाँ, इसके अंदर मैं अभी इस साल गया था, वो एक वहां बना रखा है उन्होंने ना, कि साहब कि आप ताजमहल बाई मून लाइट, तो उसका जो है वो आप जमुना पार करके जाते हैं और पीछे से ले जाके वो दिखाते हैं मून लाइट में। तो उसमें इवन आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि इट वाज वेरी डीप। वेरी डीप, यस यस। और बगल में यमुना नदी बह रही है। तो हमने ये सारी रिसर्च करके ये पाया, और जो भी उसमें हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लगाए, बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लगाए हैं टू प्रूव दैट ताजमहल वाज प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ये बात मैं बहुत, ये वर्ड बहुत जिम्मेदारी से यूज कर रहा हूं कि ताजमहल इज अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। इट वाज नॉट अ स्ट्रक्चर विच वाज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ शाहजहां। और जो बादशाहनामा है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ताजमहल को शाहजहां ने राजा जय सिंह से एक्सचेंज में लिया। उसका भी सही अनुवाद हुआ है कि एक्सचेंज नहीं, फोर्सफुली लिया गया था। ताजमहल को शाहजहां ने राजा जय सिंह से एक्सचेंज में लिया, और इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो बीकानेर की आर्काइव्स में भी रखा हुआ है। बी दैट एज इट में, तो हमारा ये कहना था ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया है। इसके लिए 2015 में, आज से ठीक 11 साल पहले, जब इन सारी बातों को ना सुना जाता था, ना अप्रिशिएट किया जाता था, फ्रिंज एलिमेंट बोला जाता था, तब मेरे पिताजी ने स्वयं इसमें प्लेंटिफ बन के सूट फाइल किया था। लॉर्ड नागेश्वर नागदेश्वर विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड हरिशंकर जैन, और ये सूट आगरा के सिविल कोर्ट में दाखिल किया गया। इस सूट में कोर्ट ने केंद्र सरकार को, एएसआई को, सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया, और इसमें एएसआई ने उसके बाद कल्चर मिनिस्ट्री ने अपना जवाब दाखिल किया। जवाब में कल्चर मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ये सूट चलने लायक योग्य नहीं है, इसको डिसमिस कर देना चाहिए। और जो हम ये कह रहे हैं कि ताजमहल शिव मंदिर है, तो उन्होंने कहा शिव मंदिर नहीं है, ये शिव और विष्णु मंदिर है। वहां पे जाके जो शिलालेख है जरा उसको देखिए। तो ये एएसआई का एफिडेविट भी है ताजमहल के केस में, जो एएसआई ने उस समय की कल्चरल मिनिस्ट्री ने दाखिल किया। बी दैट एज इट में, इसके बाद हमने ताजमहल के केस में एक एप्लीकेशन लगाई एडवोकेट कमीशन सर्वे की। वो सर्वे की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई ये बोल के कि आपने सूट प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई नहीं किया। अब सीपीसी में सूट प्रॉपर्टी ताजमहल आपसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ। जी अब सीपीसी में सर सूट प्रॉपर्टी दो ढंग से आइडेंटिफाई की जाती है, गोइंग एग्जैक्टली बाय द बुक। सीपीसी में आप सूट प्रॉपर्टी उसके जो प्रॉपर्टी है उसके मीट्स या बाउंड्स देके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ताजमहल के उत्तर में ये था, दक्षिण में ये था, पूरब में ये था, पश्चिम में ये है। ये एक तरीका होता है सूट प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का।
और दूसरा तरीका ये होता है आप उसका सर्वे नंबर दे दें। सर्वे नंबर सबसे एग्जैक्ट और सबसे सटीक माना जाता है, इसलिए ताजमहल का हमने सर्वे नंबर अपने सूट में लिखा हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। तो ताजमहल आइडेंटिफाई नहीं हुआ, आइडेंटिफाइड नहीं है, सही से लिखा नहीं है, ये बात लीगली टीनेबल नहीं है। तो उस आदेश के खिलाफ इस समय हमने अपील फाइल की हुई है डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने, वो पेंडिंग है। पर मुझे ऐसा लगता है जब यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई होगी तो जो सत्यता है वो आएगी। और आज भी देखिए कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। अभी मैंने आपके सामने भोजशाला का पूरा केस रखा, ताजमहल का बिना धार्मिक चरित्र निर्धारित किए आज वहां पे नमाज हो रही है एएसआई की परमिशन द्वारा। ताजमहल का बिना धार्मिक चरित्र निर्धारित किए साल में 3 दिन के लिए वहां पे उर्स के लिए परमिशन दी जाती है एएसआई द्वारा। पर जब वहां पे हिंदू समाज के लोग जाते हैं तो आपने वहां पे नीचे कमरे बंद कर दिए हैं जिसको आप खोलना नहीं चाहते हैं, जिसको आप दिखाना नहीं चाहते हैं, और आपने इसका धार्मिक चरित्र बिना निर्धारित किए यहाँ पे अन्य रिलीजन्स की जो गतिविधियां हैं उसको आप अलाउ कर रहे हैं। तो उर्स मेरा किसका ऐसा होता है, मानना है, शाहजहां का? उर्स होता है वहां पे, जी शाहजहां का होता है। वहां पे उर्स में जाते हैं वो जो आर्टिफिशियल 2 ग्रेव्स है। हाँ, ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 आर्टिफिशियल ग्रेव है, एक ऊपर है जो हम लोग देखते हैं और एक नीचे भी है। नीचे है, तो देखी दोनों मैंने। आर्टिफिशियल ग्रेव्स क्यों रखी गई? सॉरी सर, आवाज कट गई। तो मैंने कहा नीचे वाली देखी है मैंने, गए हैं। जी, पहले जाते थे लोग, पहले जाते थे लोग, पर काफी लोगों को वहां पे सफोकेशन फील होता था। तो अब एएसआई ने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ साल में 3 ही दिन जा सकते हैं, उर्स के दिन से खोला जाता है। तो वहां पे उर्स के दिन काफी लंबी चादर वो लोग ले जाके चढ़ाते हैं। चढ़ाते वर्ड भी शायद सही नहीं होगा, वहां पे जो चादर है वो वहां पे दी जाती है उर्स के दिन, साल में 3 दिन। तो यहाँ पे मेरा मेरा सवाल ये है कि आर्टिफिशियल ग्रेव्स 2 क्यों बनाई गई? वाई 2 आर्टिफिशियल ग्रेव्स? क्या शाहजहां को ये पता था कि कुछ लोग आएंगे आगे चल के यहाँ पे टिकट लेके इस मॉन्यूमेंट को विजिट करेंगे? 2 आर्टिफिशियल ग्रेव्स तो कभी कहीं देखी नहीं गई, एक ही आर्टिफिशियल ग्रेव देखी गई। तो ये सवाल सारे पूछने चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, और इसीलिए ये सिविल सूट इस समय आगरा की कोर्ट में पेंडिंग है। मैं बताना चाहता हूं इस पे लॉ सूट चल रहा है, वो डिसमिस नहीं हुआ है। और कुछ लोगों ने इसमें पीआईएल डाली थी ऑनरेबल लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो खारिज कर दी गई ये बोल के कि आप क्या यहाँ पे हाई कोर्ट को भी खुदवाना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पे किसी की भी डिमांड खुदवाने की नहीं है, डिगिंग की नहीं है डिमांड। ये पूरी ताजमहल की जब बात होती है तो एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है कि अच्छा ताजमहल के लिए भी ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो इंडिया की इतनी बड़ी हेरिटेज है और ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ये इसको तोड़ना चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी सर, यहाँ पे कोई किसी चीज को तोड़ना नहीं चाहता है, हम उसका रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन करना चाहते हैं। अगर ताजमहल के अंदर आज भी ऐसे कमरे हैं जिसमें शिवलिंग है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो उन 27 कमरों को जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से सबके सबके सामने खोला जाए और एकदम सच सामने आ जाएगा कि उसका क्या क्या चरित्र है। पर आप उसको खोलने के बिना आप वहां पे नमाज अलाउ कर रहे हो, उसको खोलने के बिना आप वहां पे उर्स अलाउ कर रहे हो, और उसको आपने मान लिया है कि ये एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो किसी के कह देने से कोई स्ट्रक्चर इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो ऑलरेडी राजा जय सिंह का एक किला था, उस किले के अंदर बना हुआ शिवालय और मंदिर था, और ये बात जब इसकी स्टडी होगी, साइंटिफिक स्टडी, तो ये बात सबके सामने आएगी। और ये जो मिथ है बहुत बड़ा, ये जो एक गुलामी की मानसिकता का मिथ हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, ये मिथ ब्रेक होगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो इसको कहते हैं कि साहब की पर्शिया से कोई उस्ताद ईसा आए थे और उनके तत्वावधान में ये पूरा बनाया गया था, और इसके ऊपर जो है वो जितनी भी वो फिलिग्री और वो सारी जो आर्ट वार्ट है वो सब बाहर से आए वो आर्टिस्ट ने की थी। तो ये जो डोम दिख रहा है हमको, मेरे ख्याल से जो मीनारें बनी है उनके अलावा ये पूरा का पूरा पहले से रहा होगा। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही बात कही। आप जब ताजमहल में जाएंगे तो आप सामने देखेंगे कि एक आयत लिखी हुई है जो उसके ऊपर पेस्ट की गई है, जो मीनारें हैं वो वहां पे बनाई गई हैं। तो ये पहले से स्ट्रक्चर, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि भोजशाला के केस में भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी नया स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया गया, और ये एक इस्लामिक टेंडेंसी रही है, ये एक आक्रांताओं की टेंडेंसी रही है
कि आप जिस जगह को कब्जा करते हो उसको पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, पूरा जमीन से साफ नहीं करते हैं, उसी जगह को, उसी मटेरियल को रीयूज करके उसको एक मुसोलियम का या उसको एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि राम मंदिर के केस में भी यह सवाल उठा था कि क्या यहाँ पे कोई प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। भोजशाला के केस में भी एएसआई ने यह कहा है कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, क्लिंचिंग रिपोर्ट दी है। ज्ञानव्यापी के केस में भी एएसआई ने क्लिंचिंग रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है और उसको ही कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ ताजमहल में भी मैं बात कहना चाहता हूं कि ताजमहल के केस में भी प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जिसको एक मुसोलियम का शेप देने की कोशिश की गई है। तो ये कोई एक इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना नहीं है, ना ये कोई प्यार की निशानी है, ये एक सीधे सीधे आक्रांता ने जो बर्बरता की, ये उसकी निशानी। और इसके लिए केस चल रहा है, और जब भी ये मामला लीगली आगे बढ़ेगा तो जो सच है वो सबके सामने आएगा। और जहां तक ये आपके कुतुब मीनार का सवाल है, वो तो एएसआई का जो सामने लिखा हुआ जो राइटअप है वही कहता है कि साहब के यहाँ पे 27 मंदिरों को तोड़ के, जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है। देखिए, कुतुब मीनार के केस में हमारा जो सिविल सूट है वो साकेत की कोर्ट में चल रहा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो अभी आपने बात कही एएसआई के राइटअप की, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये राइटअप एएसआई का नहीं है खुद का। हाँ। वो एएसआई ने जो लिखा है, वो जो उस मस्जिद में एनग्रेव्ड है, उसी का अनुवाद एएसआई ने लिखा है। उस मस्जिद में एक 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 वॉल है जहां पे ये चीज लिखी हुई है कि ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। ये पर्शियन में एनग्रेव्ड है, अंकित है, खुदा हुआ है, उसी का एएसआई ने अनुवाद करके, ट्रांसलेशन करके वहां पे लगाया है। और कुतुब मीनार का जो पूरा परिसर है वो एक हिंदू मंदिर का परिसर है। कैसे इब्ने बतूता ने लिखा है कि यहाँ पे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, कैसे ये एक मैं कह सकता हूं कि कैसे ये एक ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी अध्ययन की, कैसे ये एक ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी जो अलग अलग तारे हैं, जो अलग अलग नक्षत्र हैं, उसकी गणना करने की ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी थी। कैसे यहाँ पे आज भी जो एक विष्णु स्तंभ है वो आज भी वहां पे स्थापित है, आयरन पिलर जिसे कहा जाता है, उसमें क्या क्या चीजें अलग अलग पाली और अलग अलग भाषाओं में अंकित है, इसको हमने अपने सूट में रिसर्च करके सारी बातें लिखी हैं। इसको कब बनाया गया, कब तोड़ा गया, कब कब तोड़ा गया, कितनी कितनी मूर्तियां तोड़ी गई, ये सारी बातें भी हमने अपने सूट में लिखी हैं। और इसलिए हमने ये कहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल शेम, जहां पे लिखा हुआ है कि इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब क्या होता है? इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद, इस्लाम की ताकत, कुव्वत। इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद। और क्या लिखा है? 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। तो इसीलिए ये पूरा जो परिसर है, ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है, एएसआई एक्ट के तहत आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। और इसके लिए भी सिविल सूट हमारा साकेत की कोर्ट में चल रहा था। जब सिविल सूट दाखिल किया गया तो इसमें जो सिविल जज सीनियर डिवीजन थे, उन्होंने हमारा सूट खारिज कर दिया, ये बोल के कि ये सूट चल नहीं सकता है, चलने लायक योग्य नहीं है, और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। हमने इसके खिलाफ अपील फाइल की, जो इस समय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने है, और अपील में हमारा ये कहना है कि सिविल सूट चल सकता है। उसका कारण यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि एक्ट वहां लागू नहीं होगा जहां पे कोई भी मॉन्यूमेंट अगर एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है। तो इसलिए वो फाइंडिंग उनकी एब्सोल्युटली गलत है, रॉन्ग है, और ये मामला इस समय साकेत की डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में इस समय लंबित है, चल रहा है। बी दैट इज एज इट में, अब कोशिश है, मेहनत कर रहे हैं, कवायद है कि ये मामला भी जल्दी से खुले और इसके जो मेरिट्स हैं वो एग्जामिन किए जाए। क्योंकि जब मेरिट्स एग्जामिन हो जाएंगे तो जैसे भोजशाला की 2000 पन्ने की रिपोर्ट आई है, मैं स्पष्ट हूं ऐसी ही रिपोर्ट, और जैसे काशी विश्वनाथ के केस में एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है, ऐसी ही रिपोर्ट कुतुब मीनार के केस में इससे भी अच्छी ऐसी ही रिपोर्ट, क्योंकि मैं इसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, जो वहां का स्पॉट और मौका बोल रहा है, जो वहां की हिस्टोरिकल रिसर्च है जो वो बोल रही है, वही चीजें तो रिपोर्ट में आनी है।
तो ऐसी ही रिपोर्ट कुतुब मीनार के केस में, ताजमहल के केस में और अलग अलग केसेस में ऐसी रिपोर्ट आएगी, जिससे सिद्ध होगा कि जो बात हम जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं और गलत इतिहास और बात पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, और एक जिसे कहते हैं गुलामी की मानसिकता, वो यहाँ पे लोगों के अंदर थोपने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप लखनऊ वाला केस क्या है? टीले की मस्जिद उर्फ लक्ष्मण टीला। टीले वाली मस्जिद के लिए मेरे पिताजी ने 2013 में सिविल सूट दायर किया था लखनऊ की कोर्ट में, और उसमें मसला ये है कि वहां पे जो वीरवर लक्ष्मण जी हैं, ये उनकी पुण्य भूमि है, ये उनका मंदिर था। वहां पे आज भी एक कुआं है जो पाताल लोक तक जाता है, और ऑनरेबल जस्टिस उमानाथ सिंह साहब थे उस समय वहां पे, जब आपको याद होगा आसाम में कुछ हुआ था, तो वहां पे दंगा हुआ जिसमें वहां पे महावीर स्वामी की मूर्ति थी मेन चौक पे, जिसको तोड़ दिया गया। गौतम बुद्धा की मूर्ति थी, उसको तोड़ दिया गया। उसमें किस तरह से घिनौनी हरकत की गई वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वहां पे रिट याचिका दाखिल की गई कि इन सारी मूर्तियों को भव्य स्वरूप देके इसको रेस्टोर किया जाए, और हाईकोर्ट के आदेश से वहां पे रेस्टोर किया गया। तो जब वहां पे फिर एप्लीकेशन लगाई गई कि ये जो टीले वाली मस्जिद है इसका हमें इंस्पेक्शन करने दिया जाए, और आज भी यहाँ पे ऐसे स्पॉट्स है, साइंस और सिंबल्स है जो हिंदू मंदिर के हैं, इस आदेश के अनुपालन में मेरे पिताजी स्वयं 2013 में एडवोकेट कमीशन के रूप में वहां पे गए थे, और जो जो चीजें अंकित की वो वहां पे बताई गई। उसमें एएसआई से भी ओपिनियन मांगी गई है, और ये सूट इस समय लखनऊ की सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ चल रहा था, और उसमें उन्होंने ये बात रखी सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश के खिलाफ इस समय मामला लखनऊ बेंच में चल रहा है। उन्होंने होल्ड किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, तो इस समय मामला लखनऊ हाईकोर्ट में अपील में चल रहा है, जिसमें ये प्रश्न है कि केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं है। तो वहां पे इस समय मामला चल रहा है। पर मैं बताना चाहता हूं कि ये टीले वाली मस्जिद के लिए हमारे धर्मवीर भाई बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। मेरे पिताजी को और मेरे पिताजी के साथ मिलके दोनों लोग काफी उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की, काफी स्टडी की, और इसके लिए सिविल सूट दायर किया। वीरवर लक्ष्मण जी की ये पूर्ण भूमि रही है, जिसको टीले वाली, जिसे लक्ष्मण टीला कहा जाता था, आज उसको टीले वाली मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है, और टाइम एंड अगेन इसका स्ट्रक्चर बदल के कब्जा करके वहां पे बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। जी, और लेटेस्ट आपने आदिनाथ मंदिर जो मुर्शिदाबाद में है, बंगाल में, जी उसमें भी आपने शायद रिट पिटीशन फाइल की है कलकत्ता हाई कोर्ट में। जी जी, जो अदीना मस्जिद जिसे कहा जाता है, वो आदिनाथ टेम्पल है, और उसमें हमने करीब 30 फोटोग्राफ्स लगाई हैं उस स्ट्रक्चर की सर, जो आज एग्जिस्टिंग है। आज का जो एग्जिस्टिंग जिसे अदीना मस्जिद कहा जाता है, उसके अंदर की फोटोग्राफ्स लगाई हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी अंकित है, जिसे जिसे म्यूटिलेट किया गया, जिसे खंडित किया गया है। ये सारी फोटोग्राफ्स हमने कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाई हैं। ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है वो इस मामले को उसकी सुनवाई कर रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने रिट पिटीशन इसमें इसलिए फाइल की है क्योंकि ये एक एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। 1951 में एक एक्ट आया था, जिसमें 1904 का जो एक्ट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, उसमें 1915-1916 में अदीना टेम्पल को, जिसे आज अदीना मस्जिद कहा जाता है, इसे एएसआई द्वारा संरक्षित घोषित किया गया, और उसके बाद 1951 एक्ट के तहत इन सारे मॉन्यूमेंट्स को जो 1904 के एक्ट में थे पार्ट ए स्टेट्स में, उन सबको एक नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया। इसीलिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 के तहत सेक्शन 3 से ये मॉन्यूमेंट कवर्ड है, और इसके लिए इसका धार्मिक चरित्र अगर निर्धारित होना है तो वो सेक्शन 16 के तहत निर्धारित होना, जैसे भोजशाला के केस में हुआ, जिसमें इंदौर बेंच का हाईकोर्ट भी है, जस्टिस धर्माधिकारी का सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर अफर्म्ड भी है। तो इसीलिए इसके धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए, वहां पे नमाज रोकने के लिए, हिंदू समाज की पूजा पाठ करने के लिए हमने रिसर्च बेस्ड पिटीशन कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किया, जिसमें मीनाक्षी जैन जी और अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च की है, और कैसे लिखा है कि हाँ,
ये पूर्व में एक मंदिर एग्जिस्ट कर रहा था, कैसे यहाँ पे खिलजी ने और अलग अलग इन्वेडर्स ने यहाँ पे मंदिर को खंडित किया, तोड़ा, उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की, ये सारी बातें उस पिटिशन में अंकित हैं। और ये याचिका हमने कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने सबसे पहले हमसे सवाल पूछा कि ये बताइए कि अदीना मस्जिद का क्या धार्मिक चरित्र निर्धारित हुआ है, और इसलिए ये केस एडजर्न कर दिया गया। हमने इसकी रिसर्च की और रिसर्च करके पाया कि राज्यसभा में जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये स्टेटमेंट दिया है कि अदीना मस्जिद का धार्मिक चरित्र निर्धारित नहीं किया गया। और ये बात हमने सप्लीमेंट्री एफिडेविट के माध्यम से कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष रखी। अभी हाल फिलहाल में ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने लगा था, जिसमें एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि उनको इसकी कॉपी जो दी गई थी वो कॉपी खो गई है, और दोबारा वो कॉपी उनको दी जाए। तो दोबारा उसकी कॉपी उनको एडवोकेट जनरल महोदय को दी गई है। जो केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो रहे हैं, उनको कॉपी दी गई है। और अब इस मामले की अगली सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में 23 मार्च को निर्धारित की गई है। जी, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग केस होगा जब भी ये आएगा। एक प्रश्न ये उठता है कि वैसे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोगों का मत यही है कि आप किसी भी तरह से जुडिशियल रेमेडी को बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जुडिशियल रेमेडी को बार किया हुआ है इन्होंने। लेकिन जो सीताराम गोयल जी की जो रिसर्च है, जिनमें उन्होंने 1800 से अधिक मंदिरों की लिस्ट दी हुई है, जी, तो इनमें से कितनों के बारे में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है? जी। क्योंकि लोग तो मैं 40-40 आपको हज़ार की बात करते हैं कि साहब 40,000 मंदिर हैं, लेकिन अगर इसको जी, जुडिशियली रिक्लेम करना है, तो आप जी, उसके लिए फैक्ट्स तो चाहिए ना? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आपने भी बात कही सीताराम गोयल की, तो जो सीताराम गोयल साहब ने अपनी किताब में लिखा है, ठीक है? उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। पर अगर आप किसी मॉन्यूमेंट पे या इस तरह के मुद्दे पे केस करना चाहते हैं, किसी भी ऐसे मसले पे केस करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसे मैं कहूँगा ड्यू डिलिजेंस, जो आपको पहले ही उसकी रिसर्च कर लेनी है। सबसे पहले वहाँ पे मंदिर कब बना, उसकी क्या हिस्टोरिकल एविडेंस है, उसकी क्या स्पॉट पे एविडेंस है, मौका क्या बोल रहा है, स्पॉट पोजीशन क्या बोल रही है। तीसरी, मंदिर कब तोड़ा गया, इसका क्या सबूत है, क्योंकि राम मंदिर में सवाल पूछा जाता था कि राम मंदिर में जो बाबरी मस्जिद वहां पे बनाई गई है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और मंदिर को तोड़ने का कोई सबूत नहीं। बाबरनामा के भी वो पेजेस गायब थे जब बाबर अयोध्या आया था। बी दैट एज इट में, और भी क्लिंचिंग एविडेंस वहां पे मिली थी। तो सबसे पहले जब आपको ये राम मंदिर के केस की एक ट्रेनिंग है, और ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि इस तरह के मुकदमे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करके ये साबित कर लेंगे कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, और आज का स्पॉट क्या बोल रहा है, क्या गलत किया जा रहा है, और क्या आज हिंदू देवी देवताओं की वहां पे मूर्ति है, चिन्ह है, शिवलिंग है, ये सारी चीजें है कि नहीं, तब आपका एक, मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, एक लीगल राइट एक्रू करता है। लीगल राइट एक्रू सीताराम गोयल साहब की किताब से नहीं करता है। लीगल राइट जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो स्पॉट बोल रहा है, वो उसके आधार पर लीगल राइट एक्रू करता है। क्योंकि राम मंदिर के केस में 2020 1 एससीसी पेज 1, उसके पैराग्राफ 148 में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, और जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अजर है, अमर है, अमिट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में कहा ये तो एस्टैब्लिश्ड लॉ है। है। एस्टैब्लिश हिंदू लॉ है। तो अगर ये तो आपको हिंदू लॉ को क्लीन करना है, राम जन्मभूमि में भी तो ये लॉ जो है ये अफर्म किया गया। अफर्म किया गया, और ये लॉ प्रिवी काउंसिल से हिंदू शास्त्रिक नियम सदियों से चला आ रहा है। तो अगर आपको हिंदू लॉ को प्लीड करना है, हिंदू लॉ को स्टैब्लिश करना है इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यह साबित करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल था। आपको यह साबित करना पड़ेगा कि एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल को डिमोलिश किया गया। तब आपका जो राइट है वहां पे एफर्म होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि 3 किताबें हैं इसमें। गोपाल चंद्र शास्त्री का हिंदू लॉ,
बीके मुखर्जी साहब का हिंदू लॉ और पीवी काणे साहब का धर्मशास्त्र, जो 7 वॉल्यूम में लिखा गया, जिसके लिए उनको भारत रत्न भी अवार्ड किया गया। इन तीनों किताबों का सार यह है कि जो हिंदू देवता हैं, अगर आप उनका मंदिर तोड़ देते हैं तो वहां पे देवता अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं, इनविजिबल फॉर्म में देवता विराजमान रहते हैं। और इसीलिए ज्ञानव्यापी के केस में जब दीन मोहम्मद का मुकदमा चला था 1936 में, तो उस समय ब्रिटिश सरकार के केस में ब्रिटिश सरकार ने जो वो केस फाइल किया था, दीन मोहम्मद वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसमें ब्रिटिश सरकार 12 हिंदुओं की गवाही करवाई थी ब्रिटिश सरकार ने। और उन गवाहियों में 12 हिंदुओं ने उस समय कहा, सोचिए हमारे पूर्वज, उनको कितना हिंदू लॉ उनके अंदर इम्बाइब था। उन 12 हिंदुओं ने दीन मोहम्मद के केस में गवाही दी है कि यहाँ पे भगवान गणेश, हनुमान जी, भोलेनाथ, अलग अलग जो हिंदू देवी देवता हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं और हम इन अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान देवताओं की पूजा कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, अभी आपने बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कही, और अभी यूजीसी के मामले में और मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण के मामले में, इसमें मैं काफी डीप रिसर्च कर रहा था। और इस डीप रिसर्च करते करते मुझे कुछ पंक्तियां, जो हमारे बड़े लर्नेड चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़ साहब, और मुझे लगता है ये जब मैं पंक्तियां आज पढ़ूंगा आपके शो में, तो ये लोगों की जहन को अगर हिला नहीं देंगी तो उनको सोचने को तो जरूर मजबूर करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का सर एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। ये आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच का जजमेंट है, जिसमें SC ST में सब क्लासिफिकेशन हो सकता है कि नहीं, ये मुद्दा था कि SC ST में सब क्लासिफिकेशन। यही था ना पहले, क्या कि पंजाब में ये सब क्लासिफिकेशन होता था, फिर वो EV चिन्नैया से उसको हटा दिया गया था, और जी उसी का फिर ये अब किया गया कि नहीं, EV चिन्नैया वाज रॉन्ग। जी हाँ जी। अब ये जो जजमेंट आया, इसमें पैराग्राफ 172 जो है वो बड़ा क्रूशियल है। ये जो पैराग्राफ 172 है, ये कंसिडरेशन है, और मैं इसका सार बताना चाहता हूँ, एज इट इज वर्बेटम कोट करके बताना चाहता हूँ। जो रिजर्वेशन का बेसिस है, मेरा पॉइंट ये है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, कि एक तरफ आपने पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को रोक दिया कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अगर कोई सार पूछे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का निचोड़ क्या है? जो आज मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई इन सब मामलों को आप मत उठाइए और इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, जो ऐतिहासिक गलती हुई उसको भूल जाइए। और रिजर्वेशन देने का जो आधार है वो ऐतिहासिक गलती है। वो ऐतिहासिक गलती है। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इस सब क्लासिफिकेशन के केस में, पैराग्राफ 172 में। मैं वर्बेटम कोट करके आपको सुनाना चाहता हूं। केस का जो केस का नाम है, ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का, सब क्लासिफिकेशन में कोई भी आदमी जजमेंट देख सकता है। पैराग्राफ 172 कोट अनकोट, एट वन स्टेज द atrocious caste discrimination in India had even surpassed the racial discrimination and slave trade premised on the color of skin in other parts of the world. For centuries, the people belonging to certain castes were inhumanly treated by the upper classes in society. They have been treated worse than animals. They were not permitted to be touched by upper classes. In some areas, even the upper classes did not permit the shadow of such people to fall on them. As such, while walking, they were required to maintain a distance so that their shadows does not pollute the upper caste. In some areas, they were required to tie a broom to their back so that they can clean the path after they travel from the same. These people were also denied water from common places. In the villages where the water was drawn from rivers, they were required to draw water from downstream so that the water taken by the people from higher classes is not polluted. They were also denied the right to education. In schools, either they were required to sit separately or take their lessons standing outside their classroom. और उसके बाद हिस्टोरिकल रॉन्ग और ये सारी बातें इसमें लिखी हैं। मैं इतना लंबा नहीं पढ़, मैं सिर्फ आपके सामने एक इसका सोर्स बता दूं आपको। जी, मैं इसका सोर्स बता दूं। जी सर। इसका एक यूबिक्विटस सोर्स है और उसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल। यस 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 सर, यस सर, यस। ये सब बातें उसमें लिखी हुई हैं इसी तरह से।
जी, और जी, जी, जी। हमको जो है तो वो मैं ये कह रहा हूँ बार्बरिक कि भी कहा सुप्रीम गया है, कोर्ट में सैवेज भी कहा गया है, इनह्यूमन भी कहा गया, सारी चीज़ें। ऑल रिटन बाय पर्सन हू नेवर विजिटेड इंडिया। और जी, वो जी, 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 जी। आजकल जो है वो चूँकि आपके क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो इट इज़ टेकन एज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ। दिस इज़ टेकन एज़ एब्सोल्यूट जी, ट्रुथ। जी। और इसको कहाँ से तो हमारे इसके एक और जेनेसिस है, वो है एन.एम. टॉमस जी, वाला जजमेंट। वो वी.आर. जी, कृष्णा अय्यर का और वो मैथ्यू का जजमेंट पढ़ लीजिए आप। वो जी, पूरी की पूरी बेंच लेफ्टिस्ट की थी। जी। 7 जज बेंच थी, उसमें से 5 थे मुर्तज़ा फ़ज़ल अली और बेग साहब और ए.एन. रे और वी.आर. कृष्णा अय्यर और के मैथ्यू। जी, जी। उ जी, उसी से बिल्कुल। हमारी पूरी जो है वो रिज़र्वेशन वाली जूरिस्प्रूडेंस चल रही है। जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ऐतिहासिक गलती हुई, हुँ, तो रिज़र्वेशन दिया गया। हुँ, बी दैट मतलब बी दैट हुँ, एज़ इट मे, मैं ये हुँ। कहना चाह रहा हूँ कि सब क्लासिफिकेशन के केस में पैराग्राफ 172 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही, जबकि किसी को बुलाया नहीं गया। ये जितने लांछन लगाए गए, जितनी बातें कही गई, हिस्टोरिकली जो ये सारी बातें कही गई, किसी को बुलाया नहीं गया कि भाई ये बताइए आपका क्या कहना है। एक तरफा कह दिया गया। कोई हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं की गई। जो आपने बात कही जेम्स मिल के आधार पर आधारित है, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या बेसिस है, कितने लोग एससी एसटी कम्युनिटी के एजुकेटेड थे, क्या एजुकेशन उस समय स्टैंडर्ड थे, इन सबको बिना डिस्कस वो किए एक वो नैरेटिव धर्मपाल जी ट्रिगर। की किताब है ना, वो देख लें, वो पूरा का जी। पूरा उन्होंने ब्रिटिश आर्काइव से ही निकाल के दिया तो हुआ है। आप ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पैराग्राफ 172 में कि स्लेव ट्रेड से भी बुरा, हुँ, मतलब आई एम शॉक्ड, स्लेव ट्रेड से भी बुरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब दास प्रथा से भी बुरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ये आप कह रहे हैं, बी दैट एज इट में, और एक रिजर्वेशन को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रिजर्वेशन के ऊपर डिबेट मेरी नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन का अगर जस्टिफिकेशन हिस्टोरिकल रॉन्ग है, तो मंदिरों को जो तोड़ा गया, जो मंदिरों के साथ पूरे समाज के साथ अत्याचार किया गया, उस हिस्टोरिकल रॉन्ग के लिए कोई रेमेडी क्यों नहीं है? दैट्स द पॉइंट। अगर रिजर्वेशन के लिए आपने एक रेमेडी दे दी, तो इसके लिए रेमेडी क्यों नहीं है? फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐड के क्या मायने हैं? रिजर्वेशन के मामले में तो आप कह रहे हैं कि जी हाँ जी, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है और इनको मिलना चाहिए। ठीक है भाई, हम भी मानते हैं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक ये इनजस्टिस खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है। अब जो हमारे साथ, पूरे समाज के साथ अन्याय किया गया, जो हिंदू देवी देवताओं की मंदिर तोड़ी गई, मूर्तियां तोड़ी गई, भंजित की गई, खंडित की गई, उनके लिए कोई इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस के खिलाफ क्यों नहीं कोई रेमेडी है? ये बात मैं आपके प्लेटफॉर्म पे रखना चाहता था। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। तो आइए बड़ी अच्छी चर्चा रही, तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, विष्णु जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।